Hello, dear students. You are watching my YouTube channel, Summer English World. स्टूडेंट्स, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं, उनको पढ़ लीजिए। काफ़ी अच्छा पेपर आ जाएगा आपका, बढ़िया। और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अब। सबसे पहला है आपका, स्टार्ट हो रहा है समकालीन भारत भूगोल, है ना। 2 अध्याय 1 है, इसमें आपका संसाधन एवं विकास। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखते आइए, इसमें प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है संसाधन कहलाती है। संसाधन के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधन। आगे देखते हैं, संसाधन को देखो किस तरीके से इसमें बांटा हुआ है। अगर आप इस डायग्राम को समझ लेंगे तो आपको इस चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। संसाधन जो है प्राकृतिक और मानवीय, फिर प्राकृतिक को उन्होंने डिवाइड किया है नवीकरणीय और अनवीकरणीय में। इधर मानवीय को डिवाइड किया है दो भागों में, संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। फिर नवीकरणीय जो है उनको डिवाइड किया है सतत और जैव। सतत में भी अथवा कौन कौन से आते हैं, पवन और जल। जैव में कौन कौन से आते हैं, प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव। फिर अनवीकरणीय योग्य में देखिए पुनः पुनः चक्रीय जैसे धातु, है ना। और एक इसमें डिवाइड किया हुआ है अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन, है ना। चलिए और देखते हैं, समाप्ति के आधार पर संसाधन नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय होते हैं। पवन, जल एवं सौर नवीकरणीय योग्य संसाधन है। पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से आप रीड कर लीजिएगा। मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आपके सामने खुद रीड करता हूँ। 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से ऑब्जेक्टिव बनेंगे आपके कई सारे, है ना। रिक्त स्थान बनेंगे, फिर इन द ब्लैंक्स बनेंगे। ये जो वीडियो है दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है ना, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले। और इससे पहले भी मैंने मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं पूरी बुक में, और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, उसे भी देख लीजिएगा। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील देश में स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और यूएनसीईडी में क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों के संरक्षण की बात कही, ठीक है। और हमारा साझा भविष्य पुस्तक संसाधन संरक्षण से संबंधित है। इसी के साथ में स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल समर इंग्लिश वर्ल्ड एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंग्लिश की ग्रामर, और इसी के साथ में पेपर्स के सॉल्यूशन, जो पेपर आपके हो रहे हैं हर पेपर के सॉल्यूशन ऑल सब्जेक्ट के अपलोड किए गए हैं, ठीक है। भारत के मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्रों का प्रतिशत। भारत के पठारी क्षेत्र खनिजों एवं जीवाश्म ईंधनों से समृद्ध होते हैं, है ना। कितना अच्छा डायग्राम बनाया गया है। डायग्राम से, पाई चार्ट से हमको समझाया गया है कि मैदान कितने भागों में है, पर्वत कितने भागों में है, और पठार कितने भागों में है। भू आकृति, जलवायु, मृदा भौतिक कारक कहलाते हैं। जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता मानवीय कारक हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भारत में 33% भूभागों वनों से आच्छादित होना चाहिए। पंजाब हरियाणा में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का एक प्रमुख कारण है। जनक, शैल, जलवायु और वनस्पति आदि मृदा बनाने के प्रमुख कारक हैं। मृदा का निर्माण जैव व अजैव पदार्थों से होता है। भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं, और खादर नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं। काली मृदा को रेगड़ मृदा भी कहते हैं। महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में काली मृदा पाई जाती है, ठीक है। काली मृदा बहुत महीन कणों से बनी होती है तथा इसकी नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। काली मृदा को काली कपास मृदा भी कहते हैं। लाल मृदा का रंग लौह धातु के कारण कारण लाल होता है। और लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है। स्टूडेंट्स, अगर आप एक एक पॉइंट को भी पढ़ते जाएंगे तो आपके कई सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेटराइट मृदा अम्लीय होती है। लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है। मरुस्थलीय मृदा रेतीली व लवणीय होती है। वन मृदा पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। वन मृदा
हिमाच्छादित क्षेत्रों में वन मृदा ह्यूमस रहित होती है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। जो भूमि जोतने योग्य नहीं रहती उसे उत्खात भूमि वेटलैंड कहते हैं। इसी के साथ में स्टूडेंट्स, अपना एक और चैनल है समर मैथ्स वर्ल्ड, इस पर भी कई सारे वीडियोस हैं इंपॉर्टेंट जो मैथ के हैं, मॉडल्स की बुक भी हैं, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसी के साथ में विस्तृत क्षेत्रों में मृदा की ऊपरी परत का जल के साथ घुलकर बह जाना चादर अपरदन कहलाता है। सोपान कृषि मृदा अपरदन को नियंत्रित करती है। पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार कृषि की जाती है। चंबल बेसिन में उत्खात भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य में 80% भूमि पर कृषि होती है। बताइए, पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर कृषि होती है ना। अध्याय 2, वन एवं वन्य जीव संसाधन। अध्याय 1 के हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं अध्याय 2 के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। वन प्राथमिक उत्पादक हैं। भारतीय वन जीवन अधिनियम 1972 में लागू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर वन्य जीव परियोजना 1973 में शुरू की गई। तो इनके सन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में पूछ लिए जाते हैं। रक्षित वन देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्से पर होते हैं। भारत में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन है। भारत में आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान वन माना जाता है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कंदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। चिपको आंदोलन वनों के संरक्षण से संबंधित है। बीज बचाओ आंदोलन बीजों के संरक्षण से संबंधित है। भारत में स्थायी वनों का क्षेत्र मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव उड़ीसा राज्य ने प्रस्ताव पास किया था। भारत के प्रमुख बाघ परियोजनाएं। बाघ परियोजना का नाम राज्य में स्थित। देखो, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और सरिस्का वन जीव पशु विहार राजस्थान में है। मानस बाघ रिजर्व कहाँ पे है? असम में है। और पेरियार बाघ रिजर्व कहाँ पे है? केरल में। क्लास 10th की सोशल साइंस की वीडियो के साथ साथ इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ साथ ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत काम की है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब वो जियोग्राफी पढ़ते हैं भूगोल के बारे में तो उनसे इसी टाइप के क्वेश्चंस उनके पेपर्स में आते हैं, जैसे कि वर्ग 1, 2, 3 कई सारे एग्जाम जो होते हैं उनमें ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। वनों और नदी से संबंधित आंदोलन। चिपको आंदोलन वनों के संरक्षण से संबंधित था। बीज बचाओ आंदोलन बीजों के संरक्षण से संबंधित था। नर्मदा बचाओ आंदोलन स्थानीय समुदाय के बृहद स्तर पर विस्थापन से संबंधित था। टेहरी आंदोलन स्थानीय समुदायों के बृहद स्तर पर विस्थापन से संबंधित था। नवदानय आंदोलन रासायनिक उर्वरकों के बिना विविध फसल उत्पादन का था। अब अध्याय 3 पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब आप जब भी आपने चैप्टर्स पूरे पढ़े होंगे तो आपका इसमें रिवीजन हो रहा होगा कि हाँ, आपने इन सब चीज़ों के बारे में रिवाइज किया है। जल संसाधन। पृथ्वी का 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। JJM का पूर्ण रूप जल जीवन मिशन है। जल जीवन मिशन भारत सरकार द्वारा ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु चलाई गई एक योजना है। 11वीं शताब्दी की भोपाल झील सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। बांधों का आधुनिक भारत का मंदिर। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर। नदी पर स्थित प्रमुख भारत के प्रमुख बांध। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी में बना हुआ है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। राज्य कहाँ पे? गुजरात में। नर्मदा नदी हमारी मध्य प्रदेश में भी है, मतलब निकल के जाती है वहाँ तक कई सारे राज्यों से होकर। हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है ओडिशा राज्य में। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है आंध्र प्रदेश में। और भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में। और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है मध्य प्रदेश में। और राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है मध्य प्रदेश में। ऐसी टेबल को सारणी में जो चीज़ें दी हुई हैं उनको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, है ना। सरदार सरोवर बांध से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान राज्यों को लाभ पहुंचता है। गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय में नदी वाहिकाएं नदी की धारा बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई हैं। खादीन राजस्थान में छत पर वर्षा जल संग्रहण करने की एक परंपरागत तकनीक है खादीन, है ना। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में खादीन को ही जोहड़ कहते हैं। टांका
राजस्थान में वर्षा जल को टैंक बनाकर जल का संग्रहण है। पालर पानी, वर्षा जल को ही पालर पानी कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पे कुछ नाम चेंज कर दिए जाते हैं। चेरापूंजी और मौसिन नाम विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र इलाहाबाद में बनाया गया। इल्तुतमिश ने दिल्ली के श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनवाया था। हौज खास एक विशिष्ट तालाब को कहते हैं। दामोदर नदी को भारत की शोक की नदी कहा जाता है। भारत का तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है। मतलब कई सारे राज्यों में बहुत अच्छी पहल की गई है ना। अध्याय 4 कृषि। कृषि के बारे में पढ़ेंगे। कृषि एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। कृषि विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। कर्तन दहन कृषि को पूर्वोत्तर राज्यों झूम कहा जाता है। भारत के राज्यों में स्थानांतरित कृषि को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। मध्य प्रदेश बेवर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा, ओडिशा में पामाडाबी या कोमान, झारखंड में कुरुआ, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वॉल्ट्रे, पश्चिमी घाट में कुमारी। चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। रबी फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है। देश में कृषि पद्धतियां एवं शस्य प्रारूप। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी की शस्य ऋतुएं, है ना। बोने का समय शीत ऋतु में अक्टूबर दिसंबर में बोते हैं और काटने का समय इन्हें अप्रैल और जून में काट लिया जाता है। और ये फसलों में आती हैं गेहूं, चना और सरसों। खरीफ की जो फसलें होती हैं वो ग्रीष्म ऋतु में, है ना, गर्मी में मानसून में जून जुलाई में इसको बोते हैं और शीत ऋतु में सितंबर अक्टूबर में काट लेते हैं। और फसल नाम आते हैं इसमें सोयाबीन, चावल, मक्का, ज्वार, तुअर। जायद ग्रीष्म ऋतु में आगमन, मतलब अप्रैल से मई में इसको बोते हैं और अप्रैल से मई में ही इसे काट लेते हैं, है ना। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? तरबूज, ककड़ी, खरबूजा, खीरा, हरा चारा। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल गेहूं है। अच्छा, सबसे नंबर 1 पे आती है चावल, दूसरे पे आती है गेहूं। ज्वार, बाजरा और रागी मोटे अनाज हैं। इन्हें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता देश है, सबसे बड़ा। दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। दालें भूमि की उर्वरता को बनाकर रखती हैं। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है, मतलब गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है। चाय एक रोपड़ फसल का उदाहरण है। असम, दार्जिलिंग, तमिलनाडु मुख्य चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। मतलब आपने असम तो बहुत सुना होगा, इंग्लिश में भी एक पार्ट है आपके क्लास 10th में, उसका मुझे नाम बताइए, कमेंट में करके बताइए क्या नाम है ना। उस जिस चैप्टर में असम नाम आया है आपका, है ना, टी विद असम, है ना। दार्जिलिंग तमिलनाडु मुख्य चाय उत्पादक क्षेत्र है। मतलब असम के साथ साथ दार्जिलिंग और तमिलनाडु में भी चाय उत्पादित होती है। इसी के साथ में हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। ठीक है। भारत में काफ़ी आरंभ में यमन से लाई गई थी कॉफ़ी, यमन से लाई गई थी। कॉफ़ी की खेती नीलगिरी पहाड़ियों में की जाती है। रबड़, कपास, जूट एक रेशेदार खाद्य फसलें हैं। रबड़ मुख्य भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। रबड़ मुख्यतः भारत के केरल और तमिलनाडु में उगाया जाता है। रेशम के कीड़ों का पालन करना रेशम उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। मतलब कपास उत्पादन में सेकंड नंबर पे अपना भारत आ रहा है ना। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। मतलब महाराष्ट्र और गुजरात में कपास बहुत से तरीके से उगाया जाता है। जूट को सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर कहा जाता है। पश्चिम बंगाल, बिहार और असम जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। जूट का प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी बनाने में किया जाता है। भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया। विनोबा भावे द्वारा शुरू भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का भी नाम दिया गया। ग्राम स्वराज अवधारणा गांधी जी से संबंधित है। महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है और श्वेत क्रांति का किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। ये तो बहुत सरल है, आपको जल्दी से याद हो जाएगा। भारत की मुख्य फसलें, तो खाद्यान्न फसलों में चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि हैं। और अन्य खाद्यान्न फसलें गन्ना, तिलहन,
चाय, कॉफी। अब खाद्यान्न फसलों में जूट, रबड़, कपास, प्राकृतिक रेशम। खाद्यान्न मतलब खाई जाने वाली और खाद्यान्न मतलब नहीं खाई जाने वाली, है ना। जूट, रबड़, अब कपास खाते थोड़ी नहीं, कपड़े बनते हैं उससे तो, है ना। ठीक है। इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि चैनल पे बहुत सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और स्पेशली इंग्लिश की ग्रामर्स एंड इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो उस पर हैं, और इंग्लिश की कई सारी वीडियोस भी हैं। और इसके साथ में हम सभी सब्जेक्ट को इस चैनल पर कवर कर रहे हैं। अध्याय 6, विनिर्माण उद्योग। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करना विनिर्माण कहलाता है। उद्योग देश की आर्थिक उन्नति का मापन है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। चीनी उद्योग में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। चीनी उद्योग में मतलब शक्कर के उत्पादन में। ठीक है। सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, चीनी, चाय और काफी आदि कृषि आधारित उद्योग हैं, है ना। रेशम, चीनी, चाय कृषि आधारित मतलब खेतों में होते हैं, मतलब ये। लौह इस्पात, पेट्रो रसायन, सीमेंट, मशीन, औजार आदि खनिज आधारित उद्योग हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण एवं उदाहरण। सार्वजनिक क्षेत्र, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। निजी क्षेत्र कौन कौन से हैं? टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर। मतलब कुछ सरकारी हैं और कुछ अपने प्राइवेट हैं। संयुक्त क्षेत्र, ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL। सहकारी क्षेत्र, महाराष्ट्र के चीनी उद्योग और केरल के नारियल उद्योग। भारत प्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में लगाया गया था, और भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में लगाया गया था। भारत पटसन से निर्मित सामान का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। मतलब पटसन जो है हमारे यहाँ से निर्यात होती है। भारत बांग्लादेश के पश्चात पटसन का दूसरा बड़ा निर्यातक देश है। भारत का प्रथम पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में लगाया गया, और भारत का प्रथम पटसन उद्योग कोलकाता में 1855 में लगाया गया। कब लगाया गया था? 1855 में। वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज मिलाया जाता है, लोहे को, है ना। भारत के छोटा नागपुर के पठार में अधिकांश लोह तथा इस्पात उद्योग स्थापित हैं। भारत में एल्यूमिनियम पिघलन धातु शोधन उद्योग हैं। एल्यूमिनियम में बॉक्साइट को कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। और भारत में रसायन उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा उद्योग है। भारत में रसायन उद्योग, भारत रसायन उद्योग में विश्व में 12वें स्थान पर है। विश्व में भारत रसायन उद्योग में विश्व में 12वें स्थान पर है। DAP एक उर्वरक उद्योग है। रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में 3% है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का 50% उत्पादन करते हैं। उर्वरक का चूना, पत्थर, सिलिका और जिप्सम को सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत दूरभाष, कंप्यूटर, टेलीविजन आदि निर्मित किए जाते हैं। कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों से जल प्रदूषण फैलता है। उद्योगों से 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं: वायु, जल, भूमि एवं ध्वनि। अनचाही गैसों जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। अब देखते हैं अध्याय 7। अध्याय 7 देखते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं वे व्यापारी कहलाते हैं। परिवहन के 3 साधन होते हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। भारत में सड़क जाल लगभग 62.16 लाख किलोमीटर तक फैला है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों को जोड़ने का कार्य करता है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। कुछ राजमार्ग इतने फैले हुए हैं जो उत्तर को दक्षिण से जोड़ते हैं और पश्चिम को पूर्व से जोड़ते हैं। अगर आपने भारत का नक्शा देखा होगा तो पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर असम को पोरबंदर से जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी को कम करना है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है। NHAI का पूर्ण रूप भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। CPWD का पूर्ण रूप केंद्रीय लोक निर्माण विभाग है। भारत में सड़कों का रखरखाव व निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रसिद्ध शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है।
ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग दिल्ली व अमृतसर को आपस में जोड़ता है। राज्य राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। पीडब्ल्यूडी का पूर्ण रूप सार्वजनिक निर्माण विभाग होता है। जिला मार्गों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद होता है। भारत देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से सड़कों द्वारा जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत किया जाता है। भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन को 1960 में बनाया गया। सीमा सड़क संगठन देश की सीमांत क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण व रखरखाव देखती है। भारत के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की सामरिक महत्व की सड़कों का उत्तरदायित्व सीमा सड़क संगठन का है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग भारत में स्थित है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल है। सबसे लंबी अटल टनल भारत सरकार की सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। अटल टनल पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। भारत की अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। भारत की अटल टनल समुद्र तल से 8,000 मीटर की ऊंचाई पर बनी है। भारत देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई और भारत देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई। भारत देश की पहली रेलगाड़ी 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में बांटा गया है। भारत देश की पहली हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ गैस पाइपलाइन 1700 किलोमीटर लंबी है। भारत की समुद्री तट रेखा 7,516 किलोमीटर लंबी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कच्छ में कांडला पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। भारत का 95% विदेशी व्यापार प्रमुख समुद्री पत्तनों से होता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का पहला पत्तन कांडला है। इसको अपन बंदरगाह भी बोल सकते हैं। भारत के कांडला पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। भारत का कांडला पत्तन एक ज्वारीय पत्तन है। मुंबई भारत का पश्चिमी तट पर बृहत्तम पत्तन है। भारत के मुंबई पत्तन यहाँ बोल रहे हैं, लेकिन बंदरगाह भी बोल सकते हैं, जहाँ पे पानी के जहाज़ों से माल लाया जाता है, भेजा जाता है। भारत के मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया है। भारत के कुल निर्यात का 50% लौह अयस्क का निर्यात मारमागांव पत्तन के द्वारा किया जाता है। कोची पत्तन एक प्राकृतिक पोताश्रय है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। विशाखापट्टनम पत्तन स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पत्तन है। भारत का पारादीप पत्तन ओडिशा राज्य में स्थित है। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदीय पत्तन है। कोलकाता एक ज्वारीय पत्तन होने के कारण इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती हैं। पवन हंस दूरगामी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र आदि देश के प्रमुख संचार साधन है। विश्व का बृहत्तम डाक संचार भारत में है। दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। भारत में समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। मतलब 100 से भी ज़्यादा भाषाओं में समाचार पत्र आते हैं, जैसे कि आप पढ़ते हैं दैनिक भास्कर, जो कि बहुत ही पॉपुलर है ना। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है ना। जैसे कि कई सारे सीरियल, नाटक, टीवी वगैरह में आते हैं ना, फिल्में वगैरह बनती हैं। बाजार एक ऐसी जगह है जहां वस्तुओं का विनिमय होता है। दो देशों के मध्य व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति किसी राष्ट्र की आर्थिक बैरोमीटर कहलाती है। कोलकाता पत्तन पर बंदरगाह पर बढ़ते व्यापार के दबाव को कम करने के लिए हल्दिया पत्तन विकसित किया गया है। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग 1620 किलोमीटर लंबा है। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। इसी के साथ में स्टूडेंट्स, भूगोल के हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं इतिहास के, भारत और समकालीन विश्व के कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे पाठ से लिए गए हैं और जिनसे हमारे कई सारे ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि खालिस्तान और सत्य सत्य सही जोड़ियाँ, मैच द कॉलम्स, जिसे बोलेंगे अपन ट्रू एंड फॉल्स, चूज द करेक्ट एंड वन वर्ड, है ना। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं अध्याय 1 से, भारत और समकालीन विश्व 2। यहाँ पे 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 9th में जब आप पढ़ रहे थे तो भारत और समकालीन विश्व 1 के बारे में आप पढ़ रहे थे इतिहास में। उसी को आगे बढ़ाते हुए
यहाँ पे दूसरा पार्ट है ये ना। अध्याय 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, निरंकुशवाद कहलाता है ना। जब में कोई सरकार नहीं बनती। फिर है इसमें, यूरोप में राष्ट्र, राज्य और राष्ट्रवाद 19वीं सदी में अस्तित्व में आए। यूरोप में राष्ट्र, राज्य और राष्ट्रवाद 19वीं सदी में अस्तित्व में आए, मतलब अब वहां पे सरकार बनना स्टार्ट हुई। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू चित्रकार थे, जिन्होंने 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। फ्रेडरिक सारियू ने चित्रों के माध्यम से सपनों का संसार रचा, जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। सारियू के कल्पनादर्श यूरोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए थे, जिनकी पहचान उनके कपड़े और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। कल्पनादर्श यूरोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। फ्रेडरिक सारियू फ्रेडरिक सारियू द्वारा बनाए गए पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन द्वारा 1882 में साबान विश्वविद्यालय में दिए व्याख्यान को निबंध के रूप में छापा गया, जिसका शीर्षक था राष्ट्र क्या है। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, जनमत संग्रह कहलाता है। राष्ट्रवाद की शुरुआत 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय हुई थी। यूरोप में छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्यों द्वारा जैकोबिन क्लबों की स्थापना की गई। लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। रैबमॉन रैबमॉन एक पत्रकार था जो मेंज नामक शहर में रहता था। वह जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य था। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन की नागरिक संहिता क्या थी? जन पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति का अधिकार सुरक्षित, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था खत्म की, यातायात और संचार व्यवस्थाओं में सुधार किया। जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज ने रंगीन चित्र के माध्यम से फ्रेंच सेनाओं द्वारा ब्रेकेन शहर पर कब्जा करते हुए दर्शाया गया है। राइनलैंड का डाकिया चित्र के माध्यम से नेपोलियन को 1813 में लाइप्सिंग की लड़ाई में हारकर फ्रांस लौटते हुए दर्शाया गया है। ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य अलग अलग क्षेत्रों और जन समूहों को जोड़कर बना था। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग कहलाता था, जो यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। यूरोप की प्रमुख घटनाएं एवं वर्ष: 1789 में नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ, नेपोलियन युगों की शुरुआत हुई। 1797 में नेपोलियन की संहिता, मतलब नागरिक संहिता। 1804 में वाटरलू का युद्ध हुआ, नेपोलियन का पतन हुआ और वियना शांति संधि हुई। 1815 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई और यूनान स्वतंत्र देश बना। 1832 में इटली का एकीकरण हुआ और 1859 से 70 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। औद्योगिकरण की शुरुआत इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई थी। औद्योगिकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए, कुलीन विशेषाधिकार की समाप्ति हुई और शिक्षित एवं उदारवादी मध्य वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के मूल लाइबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आजाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इनसे प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तोल प्रणाली थी। कपड़े को नापने का पैमाना एले था। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जोल वेराइन स्थापित किया गया। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी। जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। 1815 में वाटरलू के युद्ध में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था और नेपोलियन की पराजय के बाद 1815 में वियना संधि हुई, जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। वियना शांति संधि की शर्तें देख लेते हैं। बूर्बो वंश की सत्ता में बहाली हुई। फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर नेपोलियन का कब्जा था।
फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, रूढ़िवाद कहलाता है। इटली का क्रांतिकारी जूसेपी मैसनी का जन्म 1807 ईस्वी में जेनोवा में हुआ था, जो कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था। ऑटोमन साम्राज्य में आयरलैंड और पोलैंड जैसे कुछ क्षेत्र थे। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना लुई फिलिप की अध्यक्षता में की गई थी। मैटरनिक ने टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हुआ था। कुस्तुन दुनिया की संधि 1932 में हुई थी, जिससे यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की। फ्रांसीसी चित्रकार देलोक्रोआ फ्रेंच रोमानी चित्रकार था। उसने एक घटना को चित्रित किया है जिसे कियोस्क द्वीप कहा जाता है। जर्मन दार्शनिक योहान गाट फ्रीड जैसे रोमानी चिंतक ने दावा किया है कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। जैकब ग्रिम का जन्म 1785 ईस्वी एवं विल्हेम ग्रिम का जन्म 1786 ईस्वी में जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ था। इन दोनों भाइयों ने कानून की पढ़ाई के समय लोक कथाएं इकट्ठा करना शुरू किया था, जो 1812 ईस्वी में 33 खंडों में जर्मन भाषा में प्रकाशित हुई थी। इन्हें ग्रिम्स फेरी टेल्स के नाम से जाना जाता है। स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद कहलाता है। लुइजे ऑटो पीटर्स 1819 से 95 एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी जिसने नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की थी। एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का समूह विचारधारा कहलाती है। जर्मनी के एकीकरण का जनक बिस्मार्क था, जिससे प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद से 7 वर्ष के अंदर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में जूसेपे मैसनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया और 1830 के दशक में जूसेपे मैसनी ने यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। 1831-1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की सफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमोंट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आई थी। काबूर ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। निर्जातीय एक साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पीडमोंट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। जूसेपे गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। उसका इटली के एकीकरण में बड़ा योगदान था। गैरिबाल्डी ने युवाओं की एक शक्तिशाली सेना तैयार की थी, जिसे लाल कुर्ती दल के नाम से जाना गया था। गैरिबाल्डी ने सिसिली तथा नेपल्स को जीतकर वहां गणराज्य की स्थापना की थी। 1860 में गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली की तरु एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया। यह लोग रेड शर्ट्स लाल कुर्ती के नाम से लोकप्रिय हुए। ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट या आयरिश जैसे समाज था जिसे निर्जातीय कहते थे। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। 1798 में असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। वॉल्कन भौगोलिक एवं निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीक, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि शामिल थे। इनके मूल निवासियों को स्लोव कहा जाता था। वॉल्कन क्षेत्र का बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। यूरोपीय शक्तियों के मध्य वॉल्कन क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य प्रतिस्पर्धा रही, जिस कारण यहाँ विभिन्न युद्ध हुए, जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है,
आर्मी और अन्य साधन का प्रयोग करके तब उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, स्वतंत्रता, ईर्ष्या, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है तब उसे रूपक कहते हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूपक का प्रयोग राष्ट्रवादी भावना के विकास और मजबूत बनाने के में किया जाता था। प्रतीक चिन्ह और उनका अर्थ देख लीजिए। प्रतीक और अर्थ। टूटी हुई बेड़ियां, आजादी मिलना मतलब। बाज, छाप कवच, जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति। बलूत पत्तियों का मुकुट मतलब बहादुरी। तलवार मतलब मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली मतलब शांति की चाह। काला तिल और सुनहरा तिरंगा मतलब 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया। उगते सूर्य की किरणें, एक नए युग का सूत्रपात। इसी के साथ स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। समर मैथ्स वर्ल्ड एंड समर इंग्लिश वर्ल्ड, इसी के साथ में समर एजुकेशन वर्ल्ड भी है। चलिए अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद को पढ़ते हैं। महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य को स्वीकार करने के लिए आग्रह करना। भारत आने के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया जिसके अंतर्गत 1917 में बिहार के चंपारण में दमनकारी वागान व्यवस्था, नील की खेती के खिलाफ सत्याग्रह किया। भारत में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह या आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में चंपारण बिहार, दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ। खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1918 में किया गया। स्थान कहाँ पे था? खेड़ा। और ये कहाँ पे है? गुजरात में। इसका मतलब क्या था? कर में एक छूट दिलवाने के लिए। अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ 1918 में ही। कहाँ पे हुआ? अहमदाबाद में। राज्य गुजरात। और कपड़ा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, है ना। खिलाफत आंदोलन 1919 से 2024 में हुआ। 1919 से 2024 तक उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश बिहार, ठीक है, मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और राजनीतिक अस्मिता के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ। थोड़ा बहुत कुछ इसमें मिसप्रिंट लग रहा है, 2024 कैसे आया है इसमें, है ना। 1924 होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें स्टूडेंट्स। असहयोग आंदोलन जो है वो आपका 1920 से 1922 होना चाहिए। संपूर्ण भारत एवं चोरा चोरी उत्तर प्रदेश ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहमति और भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों के विरोध में, ठीक है। इसे करेक्शन कर लीजिएगा या फिर आप अपनी बुक में एक बार फिर से देख लीजिएगा, है ना, कि इसकी डेट सही क्या है ना। नमक सत्याग्रह 1930 दांडी, है ना, कहाँ पे? गुजरात में। नमक पर ब्रिटिश, ठीक है, नमक पर ब्रिटिश कर के खिलाफ और भारतीयों को अपना नमक बनाने का अधिकार दिलाने के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1931 हो सकता है यहाँ पे। साबरमती आश्रम गुजरात में, ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करके भारतीयों की स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाने के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। और मुंबई में महाराष्ट्र में ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से बाहर निकालने के लिए, और तब वहीं से प्रक्रिया स्टार्ट हुई और तब जाके 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया। और 18 में गांधी जी ने सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह किया। रॉलेट एक्ट 1919 में बना जिसके अंतर्गत राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान हो गया था, ठीक है, राजनीतिक कैदियों को। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया जिसके अंतर्गत विभिन्न शहरों में रैली जुलूस हुए। रेलवे वर्कशॉप में कामगारों की हड़ताल हुई, दुकानें बंद हो गईं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। खिलाफत आंदोलन 1919 में शौकत अली व मोहम्मद अली द्वारा शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक 1909 में लिखी थी। अब गांधी जी ने भी जो बुक्स लिखी हुई हैं वो भी पेपर में आ सकता है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है? गांधी जी ने लिखी है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 1920 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। 1922 में चोरी चोरा की घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। प्रदर्शन विरोध का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, उसे पिकेटिंग कहते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए
फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थलों पर ले जाया गया, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। जिस अनुबंध के अंतर्गत उन मजदूरों को बाहर ले जाया जाता था उसे गिरमिट कहते थे। बिना किसी पारिश्रमिक मेहनताना के किसी काम करवाना बेगार कहलाता है। भारत में बेगारी प्रथा का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, जिन्हें 1924 में फांसी दे दी गई। मतलब वो क्या करते थे, बिना मेहनताना के लोगों से काम करवाते थे। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में, मतलब एक तहसील में, किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। वह बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन ब्रिटेन में किया गया। 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा, जिसका पूरे भारत में विरोध हुआ और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दे दिया गया। नमक या दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया। महात्मा गांधी ने अपने 78 साथियों के साथ नमक यात्रा शुरू की। गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के गांव दांडी पहुंचे और वहां नमक कानून को तोड़ा। गांधी जी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया और 15 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। विश्व आर्थिक मंदी 1929 में हुई थी, जिसका असर भारत में भी पड़ा था। वायसराय लॉर्ड इरविन के अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान किया था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को औपचारिक रूप से मान लिया गया। 26 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को पत्र लिखा और 11 सूत्रीय मांगों का उल्लेख किया गया था। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद ने की थी। इसमें जतिन दास और अजय घोष शामिल थे। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। उसी वर्ष उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया था जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दी गई, उस समय उनकी उम्र केवल 23 वर्ष की थी। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते, बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी ने ऐलान किया था कि अस्पृश्यता, छुआछूत को खत्म करने के लिए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया था। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से प्रथम निर्वाचिका की जरूरत पर जोर दिया। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी थी। इस छवि के निर्माण का आरंभ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी ने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था, जिसे बाद में उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया था। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। यहाँ पे शायद मिस प्रिंटिंग हुई है, रविन्द्रनाथ टैगोर होना चाहिए। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा पीला लाल तैयार किया गया। बंगाल में 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। गांधी जी द्वारा अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था और उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली एवं राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं, जैसे बंगाल से मानतागिनी हाजरा, असम से कनकलता बरुआ और उड़ीसा से रमा देवी ने सक्रिय भागीदारी की थी। भारत में राष्ट्रवाद एक नज़र में 1914 में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ।
1915 में महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापसी हुई, मतलब वापस आ गए थे। 1917 में क्या हुआ, महात्मा गांधी द्वारा नील कृषि के विरोध में चंपारण आंदोलन हुआ। और 1918 में खेड़ा आंदोलन, ठीक है। 1918 में महात्मा गांधी द्वारा गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह हुआ। 18 में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई और 1919 में रॉलेट एक्ट कानून पास हो गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, वैशाख पूर्णिमा में। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो गई शौकत अली व मोहम्मद अली द्वारा। 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया। 1920 में असहयोग आंदोलन चालू हुआ और फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज दल की स्थापना हुई। मई 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी हुई और 2 वर्ष से चला आ रहा हथियारबंद आदिवासी संघर्ष समाप्त हुआ। 9 अगस्त 1925 में काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूटा। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और 1928 में वल्लभ भाई पटेल बारदोली किसान आंदोलन शुरू किया। दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार हुई। 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू हुई। 6 अप्रैल 1930 में दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दलित वर्ग एसोसिएशन की, दलित नहीं दलित आया है ना, एसोसिएशन की स्थापना हुई और 23 मार्च 1931 में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को अंग्रेज द्वारा फांसी दी गई। 1931 में गांधी इरविन समझौता व सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस। 1931 में महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल और 1932 में पूना पैक्ट महात्मा गांधी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ और गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। अब हम देखते हैं इसमें अध्याय 3, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों का एक देश से दूसरे देश के बीच होता है। दुनिया भर में आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रणालियों का एकीकरण भूमंडलीकरण कहलाता है। सिल्क रूट रेशम मार्ग एक ऐतिहासिक व्यापार था जो 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 14वीं शताब्दी तक यह चीन, भारत, फ्रांस, अरब, ग्रीस और इटली को पीछे छोड़ते हुए एशिया से भूमध्य सागर तक फैला था। उस दौरान हुए भारी रेशम व्यापार के कारण इसे सिल्क रूट करार दिया गया था। सिल्क मार्ग, ये मार्ग एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ साथ विश्व को जमीन और समुद्र मार्ग से जोड़ते थे। नूडल्स चीन से पश्चिम देशों में पहुंचे और वहां उन्हीं से स्पैघेटी का जन्म हुआ। पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा। सिसिली इटली का ही एक टापू है। आलू, सोया, अब बताइए आप, नूडल्स चीन से पहुंचा है यहाँ पर, है ना, पश्चिमी देशों में पहुंचा। और पास्ता जो हम खाते हैं आजकल, है ना, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद यूरोप में तब आए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिकी महाद्वीपों को खोज निकाला। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। आज के पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं, खासतौर से चांदी, ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार की गति प्रदान की। जैविक युद्ध, न्यू इंग्लैंड स्थित मैसाचुसेट्स में कॉलोनी के पहले गवर्नर जॉन विनथॉर्प ने 1634 में लिखा था कि छोटी चेचक उपनिवेशकारों के लिए ईश्वर का वरदान है। देशी जनता छोटी चेचक, जिसे अपन माता बोलते हैं, छोटी माता निकलती है, के कारण लगभग पूरी खत्म हो चुकी थी। इस तरह परमेश्वर ने हमारी मिल्कियत पर हमें मालकाना दे दिया। जो स्थापित विश्वासों और तरीकों को नहीं मानता असंतुष्ट कहलाता है। 18वीं शताब्दी का काफी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। किसको? चीन और भारत को 18वीं शताब्दी में। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था, मतलब यूरोप में लोग गरीब थे। अर्थशास्त्री मानते हैं कि आर्थिक आदान प्रदान 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रवाह व्यापार, मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं का। श्रम का प्रवाह, काम या रोजगार की तलाश में लोगों का यहाँ से वहाँ जाना। और तीसरा पूंजी का प्रवाह, अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश। 18वीं सदी के आखिरी दशक तक ब्रिटेन में कॉर्न लॉ था और कॉर्न लॉ वह कानून था जिसके द्वारा सरकार ने मक्का के आयात पर रोक लगा दी थी। कॉर्न लॉ के समय क्या हुआ, भोजन की मांग बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, भोजन के दाम बढ़े और कॉर्न लॉ हटाने के बाद व्यापार में वृद्धि हुई, विकास का तेज होना और भोजन का अधिक भंडार।
नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी, नहर बस्ती कहा जाता था। 1820 से 1914 के मध्य विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। उस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों यानी गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पादों तथा कोयले जैसे खनिज पदार्थ का था। रिंडरपेस्ट प्लेग की भांति फैलने वाली मवेशियों की बीमारी थी। रिंडरपेस्ट बीमारी 1819 90 के दशक में बड़ी तेजी से फैली। ऐसे मजदूर जो किसी खास मालिक के लिए खास अवधि के लिए काम करने को प्रतिबद्ध होते थे, बंधुआ मजदूर कहलाते थे। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई थी और यह संकट 3 दशक के मध्य तक बना रहा। 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था विनिमय दरों पर आधारित होती थी। एक कानून या निकाय द्वारा किए गए प्रस्ताव को अस्वीकार करने का संवैधानिक अधिकार वीटो कहलाता है। एक कानून या निकाय द्वारा किए गए प्रस्ताव को अस्वीकार कराने का संवैधानिक अधिकार वीटो कहलाता है। एक देश के आयात या निर्यात पर दूसरे देश द्वारा लगाया जाने वाला कर आयात शुल्क कहलाता है। प्रवेश के बिंदु पर शुल्क लगाया जाता है, अर्थात सीमा या हवाई अड्डे पर। विनिमय दर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। मोटे तौर पर विनिमय दर दो प्रकार की होती है, स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर। जब विनिमय दर स्थिर होती है और उसमें आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। ऐसी विनिमय दर जो विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर और सिद्धांत सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती हैं, लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर कहलाती हैं। कार निर्माता हेनरी फोर्ड वृहत उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे। उन्होंने शिकागो के एक बूचड़खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रायर के अपने कारखाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की थी। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद मिली। भारत में आर्थिक मंदी के समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा सिविल नाफरमानी आंदोलन शुरू किया था और द्वितीय विश्व युद्ध के समय दुनिया में दो खेमें बटी हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय दुनिया दो खेमे में बटी थी। एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाजी जर्मनी, जापान व इटली थी, तो दूसरी खेमा मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका थी। द्वितीय विश्व युद्ध में करीब 6 करोड़ लोग मारे गए और करोड़ों लोग घायल भी हुए थे। विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई। एक साथ बहुत सारे देश में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय निगम, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, MNC या बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना 1920 के दशक में की गई थी। अध्याय 4 औद्योगिकरण का युग। E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी ने संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी। E.P. पॉल अमेरिका का एक संगीतकार था। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को प्राच्य कहा जाता है। किसी चीज की पहली या प्रारंभिक अवस्था को आदि कहा जाता है। औद्योगिकरण के पहले समय को आदि औद्योगिकरण कहा जाता है। उत्पादकों के संगठन को गिल्ड्स कहा जाता था। ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता था, स्टेपलर कहलाता है। और लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में भी जाना जाता था। ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है यानी चुनटों के सहारे कपड़े को समेटता है, फुलर कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के रूप में तैयार किया जाता कॉर्डिंग कहलाती है। सबसे पहली औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई और सबसे पहली सूती कपड़ा मिल रिचर्ड ऑर्कराइट ने लगाई। सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन में के सबसे फूलते उद्योग थे। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था और विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीजों को तरजीह देते थे। स्पिनिंग जेनी कताई की एक मशीन थी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्ज ने किया था और स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 में हुआ। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किए जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है और भारत की पहली कपड़ा मिल मुंबई में लगी। पहली कताई और बुनाई मिल मद्रास में खुली। चीन के साथ व्यापार और जहाजरानी का काम जमशेद जीजी भोई ने किया। देश की पहली जूट मिल सेठ हुकुमचंद ने लगाई थी। देश की पहली जूट मिल 1917 में कोलकाता में लगी थी। द्वारकानाथ टैगोर ने जहाजरानी, जहाज निर्माण, खनन, बेकिंग, बागान
और बीमा क्षेत्र में निवेश किया था। और जमशेदपुर में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र जे.एन. टाटा ने स्थापित किया। भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र 1912 में स्थापित किया। 19वीं सदी में उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए पुराने और विश्वस्त कर्मचारी रखते थे, जिन्हें जाबर कहा जाता था। अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री आदि को जाबर भी कहा जाता था। भाई भोसले मुंबई के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे। रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया फ्लाई शटल कहलाता है। चीज़ों की गुणवत्ता के प्रतीक को लेबल कहा जाता है। वस्तुओं और उत्पादों के लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें होती थी। पहले विश्व युद्ध तक भारत का औद्योगिक विकास धीमा था। अध्याय 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। पारंपरिक चीनी किताब एक्कॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सील कर बनाई जाती थी। किताबों का सुलेखन या कुशन वीसी करने वाले लोग दक्ष सुलेखक होते थे। मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। चीनी बौद्ध छपाई की तकनीक लेकर जापान आए। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र है। त्रिपिटका कोरियाना वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है। कितागावा उतामारो ने उकियो नाम की चित्रकला शैली में अहम योगदान दिया। चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते थे। मार्को पोलो वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक चीन से लेकर आया था। चर्मपत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह को वेलम कहा जाता था। गुटेनबर्ग का पूरा नाम योहान गुटेनबर्ग था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग ने 1448 में किया। गुटेनबर्ग के जैतून प्रेस प्रिंटिंग का मॉडल बनाया था। गुटेनबर्ग ने सबसे पहली किताब बाइबल छापी थी। गुटेनबर्ग ने बाइबल की 180 प्रतियां छापी थी और गुटेनबर्ग ने छपाई के लिए रोमन वर्णमाला के 26 अक्षरों के टाइप बनाए थे। गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग मशीन को मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया। लेटर प्रेस छपाई में प्लॉटन एक बोर्ड होता है और छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाले व्यक्ति को कंपोजिटर कहा जाता है। धातुई फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी गैली कहलाती थी। लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या सुनाया जाता गाथा गीत कहलाता है। मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। 16वीं सदी यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार के आंदोलन को प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार कहा गया। इटली में धर्मद्रोहियों की शिनाख्त करने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था को इंक्विजिशन कहा गया। इरेस्मस ने कहा, किताबें भिन्नाती मक्खियों की तरह हैं, दुनिया का कौन सा कोना है जहाँ ये नहीं पहुँच पाती। इंसान या विचार जो चर्च की मान्यताओं से असहमत होते थे धर्म विरोधी कहलाते थे। किसी धर्म का एक उपसमूह संप्रदाय कहा जाता है। पॉकेट बुक के आकार की किताबों को चैप बुक कहा जाता था। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स या एक्सपेसिया किताबें बेचने वालों को चैपमैन कहा जाता था। रूसो एक दार्शनिक थे और फ्रांस के उपन्यासकार लुई सेबेस्तिये मर्सिये ने घोषणा की, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इसमें बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। राजकाज एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो, उस पर कोई पाबंदी न हो, निरंकुशवाद कहलाता है। बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस फ्रांस में स्थापित किया गया। ग्रिम बंधु जर्मनी देश के निवासी थे। गीत गोविंद की रचना संस्कृत के महान कवि जयदेव ने की थी और पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागजों पर नकल कर बनाई जाती थी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगालियों को कहा जाता है और भारत में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस 16वीं सदी में गोवा में लगाई गई। भारत में सबसे पहले कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में किताबें छापी गईं। भारत में प्रेस के जनक जेम्स ऑगस्टस हिक्की हैं। राजा राममोहन राय ने एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी प्रकाशित किया। 2 फारसी अखबार जामे जहांनामा और शमसुल अखबार 1882 में प्रकाशित हुए। इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान को उलमा कहा जाता था। इस्लामी कानून जानने वाला विद्वान द्वारा की जाने वाली घोषणा फतवा कहलाता है। और तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। राजा रवि वर्मा 19वीं सदी के भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे और रस सुंदरी देवी बंगाली साहित्य की प्रारंभिक महिला लेखक थीं। हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक से हुई। अमर जीवन नामक आत्मकथा रस सुंदरी देवी ने लिखी। ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। मद्रास में ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार नाम से जाना जाता है। आधुनिक असमिया साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार लक्ष्मीनाथ बेजू बरुआ थे। असम की लोकप्रिय गीत ओ मेरे अपुनर देश
लक्ष्मीकांत बरुआ ने लिखा था, शायद बेजू बावरा होना चाहिए यहाँ पे। बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा का समाचार पत्र केसरी निकाला, और भारतीय भाषाओं के पत्रिकाओं पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए वर्नेकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया गया। इसी के साथ में अब हम लोकतांत्रिक राजनीति को पढ़ने वाले हैं। आपकी तीसरी पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति, अध्याय 1, सत्ता की साझेदारी। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान। सन 1956 में श्रीलंका की राजभाषा सिंहली घोषित की गई। बेल्जियम राज्य की सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग राज्य से लगी हुई हैं। बेल्जियम राज्य के 59% लोग फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। श्रीलंका में तमिल लोग अल्पसंख्यक हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, और बेल्जियम स्वतंत्र राज्य सन 1830 में बना। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र 1948 में बना। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा डच जर्मन बोलने लोग करते हैं। लोकतांत्रिक देश में शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है, जिसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत था। श्रीलंका में विश्वविद्यालयों एवं सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई थी। श्रीलंका के संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। श्रीलंका 2 समुदायों तमिल और सिंहली में बटा हुआ है। श्रीलंका में तमिलों ने तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा एवं रोजगार के समान अवसरों की मांग के लिए संघर्ष किया। तमिल इलम। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम में संघात्मक शासन व्यवस्था है। औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने वाले भारत से लाए गए लोग थे। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में रहते हैं। बेल्जियम में डच भाषी लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। श्रीलंका में बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों का नेतृत्व करते थे। किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई जो युद्ध के समान लगे गृह युद्ध कहलाती है। यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया, तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है। श्रीलंका में तमिल और सिंहली समुदायों के बीच संघर्ष हुआ। सत्ता का सीधा बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच होता है। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष 2009 में हुई। अध्याय 2, संघवाद। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का ही एक स्तर होता है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। दुनिया के 193 देशों में से केवल 25 में संघीय शासन व्यवस्था है। भारत में 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार करती है। संघवाद में संविधान के द्वारा विभिन्न शक्तियों का बंटवारा होता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 सूचियों में बांटा गया है। संघ सूची विषय है प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। राज्य सूची में क्या आता है? व्यापार, कृषि और सिंचाई, पुलिस, प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय। और समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ विवाह और गोद जैसे विषयों। संघवाद 2 या 2 से अधिक स्तरों में बटा हुआ है। भारत में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। संघवाद से देश की एकता और अखंडता की रक्षा होती है। संविधान के अनुच्छेद आ में विशेष शक्तियों लाभ असम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश और मिजोरम को प्राप्त हैं। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। कुल 22 भाषाएं हैं। सत्ता का विभिन्न स्तरों के बीच ऊर्ध्वाधर वितरण लोकतंत्र कहलाता है। सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। संघीय शासन व्यवस्था के 2 उद्देश्य हैं: देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और कठिन परीक्षा थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को सन 1956 में लागू किया गया। भारत में हिंदी लगभग 44% लोगों की मातृभाषा है। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। प्रतिरक्षा और विदेशी मामले संघ सूची में शामिल होते हैं। भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था लागू है। भारत में शासन का तीसरा स्तर पंचायत एवं नगरीय विकास है। शासन के 2 रूप हैं: एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था।
अध्याय 3 जाति, धर्म और लैंगिक मसले। लैंगिक विभाजन सामाजिक अपेक्षाओं पर आधारित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 73% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता 76% है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात 943/1000 है। मतलब 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पर है। मतलब जैसे 1000 पुरुष अगर हैं तो उनके मतलब बराबरी में 943 महिलाएं की संख्या है। 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.6% था। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित है। भारत की आबादी में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों का हिस्सा लगभग 2/3 है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय समाज द्वारा स्त्री पुरुष को दी गई असमान भूमिकाओं से है। जातिवाद पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोज 1 घंटा ज़्यादा काम करती है। भारत में राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 8% से अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या 919 थी। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या 919 थी। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। हमारे देश के सभी स्त्री पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष है उन्हें वोट देने का अधिकार है। इसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। भारत में बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है। भारत में चुनाव आयोग द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका बढ़ाने का मदद की है। महिलाओं में साक्षरता की दर 2011 के अनुसार 54% एवं पुरुषों में 76% है। 2011 के अनुसार आज भी उच्च पद प्राप्त महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कम है। समान मजदूरी से संबंधित अधिगम में कहा गया है कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। आज के परिवेश में भी यह कथन असत्य है। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत कम है। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। महिला संगठनों की मांग है कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं का की भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। महिला संगठनों की मांग है कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। महिला संगठनों की मांग है कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में ही 14.36% तक पहुंच सकी। सांप्रदायिक धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, धर्मनिरपेक्ष व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति, धर्म और लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन दुनिया भर में भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों की आबादी। लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन दुनिया भर में भारत में विभिन्न धार्मिक समुदाय की आबादी। हिंदू 19.8%, मुस्लिम जो है 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, अन्य 2%। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अध्याय 4 राजनीतिक दल। राजनीतिक दलों को मान्यता देने के लिए निर्वाचन आयोग बनाया गया है। भारत निर्वाचन आयोग का कार्यकाल दिल्ली में है। भारत में 5 वर्षों के बाद चुनाव होते हैं। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चुनाव में बहुमत प्राप्त दल को सत्तारूढ़ दल कहते हैं और जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागरिकों का प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार मताधिकार कहलाता है। बहुजन समाज पार्टी का गठन सन 1984 में किया गया। कई दल मिलकर जब सरकार बनाते हैं तब वह साया सरकार या गठबंधन सरकार कहलाती है। यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में द्विदलीय व्यवस्था है। बहुमत प्राप्त न करने वाले राजनीतिक दल को विपक्ष कहते हैं। भारतीय जनसंघ को 1980 में पुनर्जीवित करके भारतीय जनता पार्टी गठन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी। राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाता है। लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। जिन देशों में एक ही दल को सरकार बनाने एवं चलाने की अनुमति होती है उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। दूसरे दलों के साथ मिलकर गठबंधन सत्ता चलाने का कार्य बहुदलीय व्यवस्था कहलाता है। सन 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में 3 प्रमुख गठबंधन थे: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और बहुदलीय व्यवस्था।
बहुजन समाज पार्टी का निर्माण स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की स्थापना सन 1964 में हुई। कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 में नेशनल कांग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ। क्षेत्रीय दल वे दल जिनका निर्माण किसी क्षेत्र विशेष में होता है, जो आमतौर पर राज्य से प्राप्त होता है, और देश में कोई नई पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। चलिए देख लेते हैं कब कब स्थापना हुई किस पार्टी की। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में, चिन्ह पुष्प और तृण। बहुजन समाज पार्टी 1984 में आई, इसका चुनाव चिन्ह था हाथी। जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी 1980 में, जिसका चुनाव चिन्ह था कमल। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में अस्तित्व में आई, जिसका था हसिया और गेहूं की बाली। और नेशनल कांग्रेस पार्टी 1999 में, जिसका चिन्ह था घड़ी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में आई, तो चिन्ह था इसका हाथ का पंजा। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 1964 में आई, जिसका था हसिया हथौड़ा। अध्याय 5 लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट देने का अधिकार है। भारत और जर्मनी ऐसे दो देश हैं जहां लोकतंत्र मजबूत है। आधुनिक लोग किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन। नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति गरिमा को बढ़ाता है, लोकतंत्र में गलतियां सुधारने की गुंजाइश होती है। आज विश्व के लगभग 200 देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू है। लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी है। जनता के द्वारा जनता के लिए शासन अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होता है जो कायदे कानून मानने में विश्वास रखती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर निर्भर होती है। अलोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं होती है। आर्थिक विकास के कई कारकों पर निर्भर करता है। आर्थिक विकास कई कारकों पर निर्भर करता है। जनसंख्या का आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और आर्थिक प्राथमिकताएं। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास में अंतर होता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती हैं। लोकतंत्र की जरूरी शर्त है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार किया जाए। सफल प्रजातंत्र के लिए लिखित संविधान होना आवश्यक है। लोकतंत्र में जनता का हित सर्वोपरि होता है। प्रजातंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। राज्य की सर्वोच्च सत्ता संप्रभुता कहलाती है। गैर लोकतांत्रिक देशों में मजदूर अपने अधिकारों के लिए मांग उठाने में स्वतंत्र हैं। अरस्तु ने प्रजातंत्र को बहुतों का शासन कहा है। लोकतंत्र सरकार के उस रूप से संबंधित है जिसमें लोगों की शक्ति का अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ। संसार में लोकतांत्रिक, तानाशाही और राजतंत्र प्रकार की सरकारें विद्यमान हैं। लोकतांत्रिक सरकार को लोगों द्वारा चुना जाता है, इसलिए ऐसी सरकार वैध होती है। आर्थिक समृद्धि के मायने में तानाशाही शासन व्यवस्था का रिकॉर्ड अच्छा है। जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती, यह लोकतंत्र की विशेषता है। साम्यवादी शासन व्यवस्था चीन में लागू है। मानसिक रूप से विकलांग एवं दिवालिया व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं है। आर्थिक विकास की समझ। अध्याय 1 विकास। किसी देश के विकास के 3 संकेतक हैं। पहला प्रति व्यक्ति आय, दूसरा साक्षरता दर, तीसरा स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। विकास का अर्थ आर्थिक प्रगति के साथ ही समानता एवं स्वतंत्रता भी है। विभिन्न देशों के विकास की तुलना का एक प्रमुख आधार प्रति व्यक्ति आय है। विभिन्न देशों में विकास की तुलना का एक अन्य आधार औसत साक्षरता दर है। देशों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता उसके विकसित या अविकसित होने को दर्शाता है। किसी देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जा सकती है। प्रति व्यक्ति आय बराबर देश की कुल आय बड़े देश की कुल जनसंख्या। विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना के लिए उसकी गणना डॉलर में की जाती है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 2019 में $49 49,300 प्रति वर्ष से अधिक है, वह समृद्ध देशों की श्रेणी में आते हैं। भारत मध्य आय वर्ग के देशों की श्रेणी में है। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में जन्मे प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु के पूर्व मृत होने वाले बच्चों का अनुपात है। 7 वर्ष या अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाता है। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य हरियाणा है। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है। केरल में स्वास्थ्य एवं शिक्षा की मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त सुविधाएं हैं, अतः वहाँ शिशु मृत्यु दर काफी कम है। एसडीआई का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। एसडीआई के प्रमुख सूचक हैं प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, औसत साक्षरता दर। भूमिगत जल नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है। कच्चा तेल
गैर नवीकरणीय संसाधन है। गैर नवीकरणीय संसाधन वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। भारत कच्चे तेल का आयातक है। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन धारणीय विकास है। जीवन प्रत्याशा किसी व्यक्ति के औसत जीवन काल का सांख्यिकीय अनुपात है। सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व होता है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों, कारखानों, परिवहन के साधनों का धुआं है। आणविक संरचनाओं में परिवर्तन विकास के साथ ही पर्यावरण की क्षति का कारण भी है। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी प्रकाशित करता है। यूएनडीपी का पूर्ण रूप है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था का विभिन्न आर्थिक गतिविधि के आधार पर वर्गीकरण। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन। द्वितीय क्षेत्र में आते हैं आपके विनिर्माण, उदाहरण गन्ने से चीनी निर्माण, कपास से सूत काटना। और तृतीय क्षेत्र हैं सभी प्रकार की सेवाएं, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, भंडारण, संचार, स्वास्थ्य, प्रशासनिक, शैक्षिक आदि। प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर किसी वस्तु का उत्पादन। विनिर्माण क्षेत्र प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य उपयोगी उत्पादन के रूप में निर्मित करना। सेवा क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों के विकास में सहायक गतिविधियां। और देश में एक वर्ष विशेष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू कहलाता है। देश में एक वर्ष विशेष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद का संक्षिप्त रूप है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रचलित मजदूरी दर में कार्य न मिलना बेरोजगारी कहलाता है। ये किलना गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहा जाता है। शहरों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगार हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू हुआ। नियोजन के आधार पर क्षेत्रकों का विभाजन। संगठित क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत और संगठित क्षेत्रक सरकारी नियंत्रण से बाहर। संगठित क्षेत्रक के लाभ: सवेतन अवकाश, चिकित्सीय लाभ, सेवानुदान, पेंशन। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उपक्रम: रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र में, डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र, टिस्को निजी क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्री निजी क्षेत्र। अध्याय 3 मुद्रा और साख। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा वस्तुओं व सेवाओं को क्रय करने के लिए आवश्यक है। मुद्रा के प्रचलन के पूर्व वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय कहलाता है। किसी भी देश की सरकार ही मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में प्राधिकृत कर सकती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत की मुद्रा रुपया है। भिन्न भिन्न देशों की मुद्राएं भिन्न भिन्न होती हैं। मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम है। बैंकों में जमा धन को मांग कहा जाता है। व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्य धन जमा करना, ऋण प्रदान करना। चलन मुद्रा को सरकार द्वारा अमान्य घोषित करने की प्रक्रिया विमुद्रीकरण कहलाती है। भारत में नवंबर 2016 में 500 एवं 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया। चेक का प्रयोग स्थगित भुगतान हेतु किया जाता है। ऋण स्रोत: औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र। औपचारिक क्षेत्र ऋणदाता बैंक, सहकारी समिति। अनौपचारिक क्षेत्र ऋणदाता साहूकार, महाजन, व्यापारी। औपचारिक क्षेत्र ऋणदाता की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण करने वाली संस्था रिजर्व बैंक है। अनौपचारिक ऋण क्षेत्र ऋणदाता की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण करने वाली कोई संस्था नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सहायता समूह ऋण स्रोत हैं। स्व सहायता समूहों में 15 से 20 सदस्य होते हैं। स्व सहायता समूह सदस्य छोटी बचतें करते हैं। स्व सहायता समूह की बचत जरूरतमंदों को ऋण की सुविधा देती है। अनौपचारिक क्षेत्रों की ऋण पर ब्याज दर उच्च होती है। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं और शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2006 में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को दिया गया। अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण के आयाम सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसका एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व होता है। और बहुराष्ट्रीय कंपनी का संक्षिप्त रूप एमएनसी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उद्देश्य हैं उत्पादन लागत कम करना और अधिक लाभ कमाना। विकासशील देशों में सस्ता श्रम, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है। स्थायी परिसंपत्तियों पर किया गया व्यय निवेश कहलाता है। भूमि, भवन, मशीनरी आदि स्थायी परिसंपत्तियां होती हैं। वैश्वीकरण के प्रसार में सहायक सूचना प्रौद्योगिकी। विश्व व्यापार संगठन का संक्षिप्त रूप WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। विश्व व्यापार संगठन की सदस्य संख्या लगभग 160 है। आयात पर कर व्यापार अवरोधक कहलाते हैं। उदारीकरण सरकार द्वारा व्यापार
अवरोधकों को हटाने की प्रक्रिया है। भारत की नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुई। भारत की नई आर्थिक नीति 1991 कदम: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। आयात कोटा: सरकार द्वारा आयातित वस्तुओं की संख्या सीमित करना। भारत की कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम: टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियां, इंफोसिस आईटी, रैनबैक्सी दवाइयां, एशियन पेंट्स पेंट, सुंदरम फॉस्टनर्स नट और बोल्ट। वैश्वीकरण के सकारात्मक परिणाम: रोजगार में वृद्धि, उपभोक्ता के समझ वस्तुओं के विकल्प। और वैश्वीकरण के नकारात्मक परिणाम: लघु एवं कुटीर उद्योगों को हानि, बढ़ती प्रतिस्पर्धा एवं अनिश्चित रोजगार। स्टूडेंट्स, इसी के साथ में डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल्स, समर इंग्लिश वर्ल्ड एंड समर मैथ्स वर्ल्ड एंड समर एजुकेशन वर्ल्ड। इसी के साथ में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में, उनको भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो देख लीजिए आप। प्रदूषण का प्रकार: प्रमुख कारण होने वाले रोग व बीमारियां। वायु प्रदूषण: प्रमुख कारण वाहनों का धुआं, कारखानों से निकलने वाले गैसें, धूल कण। इससे कौन सी बीमारियां होती हैं? अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग। जल प्रदूषण: प्रमुख कारण क्या होता है? औद्योगिक कचरा, कृषि रसायन, गंदे नाले, प्लास्टिक कचरा। और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? हैजा, टाइफाइड, पेचिस, त्वचा संक्रमण या पीलिया। भूमि प्रदूषण: इसमें प्रमुख कारण कहाँ से है? प्लास्टिक, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, ठोस कचरा। और होना बीमारी कौन कौन सी हैं? कैंसर, त्वचा रोग, जल स्रोतों की दूषित होना। ध्वनि प्रदूषण: वाहन के हॉर्न, लाउड स्पीकर, मशीनरी, पटाखे। और होना बीमारियां: सुनने की समस्या, अनिद्रा, मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप। रेडियोधर्मी प्रदूषण: ये किससे होता है? परमाणु संयंत्र से रिसाव और रेडियोधर्मी कचरा। और बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? कैंसर, आनुवांशिक विकार, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोरी हो जाती है। तापीय प्रदूषण: उद्योगों या बिजली संयंत्रों से गर्म पानी का जल स्रोतों में छोड़ना और जंगलों की कटाई। और जलीय जीवों की मृत्यु होती है इससे। त्वचा रोग, जल पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन हो जाता है। भारत के प्रमुख वायु पत्तनों की सूची, मतलब बंदरगाहों की सूची। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है ना, नई दिल्ली। राज्य कौन सा है? दिल्ली आपका। वायु पत्तन मतलब आपका एयरपोर्ट जिसे अपन बोल सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, मुंबई। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये 4 अंतर्राष्ट्रीय हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें आती हैं। मीनाम्बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, चेन्नई और तमिलनाडु में है ये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण व उदाहरण। सार्वजनिक क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें कंपनियां आती हैं? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। निजी क्षेत्र में टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड या डाबर। और संयुक्त क्षेत्र वाली कंपनियां कौन कौन सी हैं? ऑयल इंडिया लिमिटेड। और सहकारी क्षेत्र वाली महाराष्ट्र के चीनी उद्योग और केरल के नारियल उद्योग। मृदा का प्रकार व पाए जाने वाले मुख्य खनिज, राज्य तथा प्रमुख फसलें। जलोढ़ मृदा में मुख्य तत्व पाए जाते हैं पोटाश, फास्फोरस, चूना युक्त। और प्रमुख राज्य या क्षेत्र कहाँ पाई जाती है मृदा? ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, असम, पश्चिम बंगाल। और गन्ना प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती हैं जलोढ़ मृदा में जो पैदा होती हैं? गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन और तिलहन। काली मृदा कहाँ पाई जाती है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, चूना इसमें तत्व पाए जाते हैं। और प्रमुख राज्य क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। और प्रमुख फसलें इसमें कपास या गेहूं उगाई जाती है। लाल मृदा में आयरन ऑक्साइड, पोटाश और फास्फोरस होता है। प्रमुख राज्य क्षेत्र इसमें तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल में है ये। और प्रमुख फसलें इसकी चावल, मूंगफली, बाजरा और दालें हैं। लैटराइट मृदा जो है, मुख्य तत्व या खनिज इसके हैं आयरन, एल्युमिनियम, पोटाश। और ये राज्य इसके हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। और प्रमुख फसलें चाय, कॉफ़ी, काजू, नारियल, रबर। मरुस्थलीय मृदा में मुख्य तत्व या खनिज आपके फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। और ये राजस्थान, गुजरात, हरियाणा में राज्य हैं, इसमें वहाँ पाई जाती है। और प्रमुख फसलें इसकी बाजरा, ज्वार, ग्वार और खजूर है। पहाड़ी मृदा आपकी जैविक पदार्थ और पोटाश, फास्फोरस होता है इसमें। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में। और इसमें सेब, बादाम और आलू, मक्का उगाए जाते हैं। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के प्रमुख बंदरगाहों, राज्यों और उनकी विशेषताएं। तो पूर्वी में कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट। राज्य आपके पश्चिम बंगाल, पारादीप का ओडिशा और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में है, तूतीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में है। प्रमुख विशेषताएं: पश्चिम बंगाल में जो कोलकाता वाला है, भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह, सुंदरबन डेल्टा के पास।
पारादीप पोर्ट ओडिशा खनिज और लो के निर्यात के लिए प्रमुख। विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, जहाज निर्माण केंद्र। चेन्नई पोर्ट जो है तमिलनाडु में है, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह। और तूतीकोरिन पोर्ट जो है तमिलनाडु में है, दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण कंटेनर बंदरगाह। और कांडला पोर्ट गुजरात में है, भारत का पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र, पेट्रोलियम निर्यात केंद्र। और मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में है, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह जो है और प्राकृतिक बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में है, कंटेनर व्यापार में अग्रणी, आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त। और मैंगलोर पोर्ट जो कर्नाटक में है, कच्चे तेल और लो अयस्क का निर्यात है। कोचीन पोर्ट केरल में है, प्राकृतिक बंदरगाह है, जहाज मरम्मत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र। और मारमुगाओ पोर्ट गोवा में है, लो अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है ये। विश्व के देशों में कर्तन दहन प्रणाली व कृषि नाम। मैक्सिको और मध्य अमेरिका मिल्पा, वेनेजुएला कॉनुको, ब्राज़ील रोका और मध्य अफ्रीका मसेलो, इंडोनेशिया लदांग और वियतनाम रे। भारत का प्रमुख फसलों के उत्पादन में विश्व में स्थान, गन्ना उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है, चावल में द्वितीय पर है, कपास में द्वितीय पर है, तिलहन में द्वितीय पर है और दालें में प्रथम है। भारत प्रमुख पाक परियोजनाएं, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, बांधवगढ़ आपका मध्य प्रदेश, सरिस्का वन जी पशु विहार राजस्थान में, मानस बाघ रिजर्व असम में और पेरियार आपका केरल में। नदी पर स्थित भारत के प्रमुख बांध, सरदार सरोवर नदी नर्मदा नदी पर राज्य गुजरात है, हीराकुंड महानदी ओडिशा पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश पर और भाखड़ा नांगल सतलज नदी हिमाचल पंजाब पर, गांधी सागर चंबल बर है मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप चंबल राजस्थान में, टेहरी भागीरथी नदी उत्तराखंड में, कोयना नदी महाराष्ट्र में, पेरियार नदी केरल में। इसी के साथ प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र के उदाहरण। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन, पशुपालन। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण उद्योग, कपड़ा उद्योग, लोहे इस्पात उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण। तृतीय क्षेत्र में परिवहन, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और व्यापार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में, और काफ़ी अच्छे आपके नंबर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो once again, and don't forget to subscribe my YouTube channel Summer English World, Summer Maths World and Summer Education World.